Good morning, student. Today we will start the new topic, which is capacitance. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो कैपेसिटेंस जो है वो प्रॉपर्टी है, और जो कैपेसिटर है वो डिवाइस है। कैपेसिटर और अ कंडेंसर, कंडेंसर इज द कॉमन नेम। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बेसिकली। तो मार्केट में जो अवेलेबल होगा वो कंडेंसर नाम से अवेलेबल होता है, बट जो इसका नेम है वो कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर और अ कंडेंसर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स और कंडेंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। यानी कि ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये चार्ज को होल्ड कर पाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कर पाता है। कैपेसिटर प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन सर्किट एंड कैन बी मेड टू रिलीज एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि ये सर्किट्स में क्या काम करता है कि टेम्परेरी अपने पास एनर्जी रख लेता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, और जब जरूरत होती है तो ये सर्किट को प्रोवाइड कर देता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फैंस में कंडेंसर लगाया जाता है, सिलेंड्रिकल कंडेंसर होता है, ठीक है, या कैपेसिटर होता है। तो इनिशियली जब आप फैन को ऑन करते हैं तो उसको रोटेट कराने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए होता है, यानी कि ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको रोटेट कराने के लिए। तो उस टाइम पर जो चार्ज स्टोर होता है कंडेंसर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर, प्रोवाइड करता है, और जो हमारा फैन है वो मिनिमम टाइम में डिजायर आरपीएम एक्वायर कर लेता है। नाउ फर्दर प्रॉपर्टी of a capacitor that characterized its ability to store energy is called capacitance. Okay. देखिए, हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग है के कांस्टेंट का, और आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं। एक ब्लॉक आपने इसमें अटैच कर दिया। ओके, तो आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया बाई एक्स डिस्टेंस। ओके, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो आपने वर्क डन किया है स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, वो एज अ इलास्टिक स्टोर होगी। ठीक है, व्हेन यू रिलीज द ब्लॉक, व्हेन यू रिलीज द ब्लॉक, what will happen? The elastic potential energy stored in the spring, stored in the spring, will become the kinetic energy of the block. ये सिचुएशन होती है। तो असल में अगर इस फिनोमेना को देखें तो तीन बेसिक टास्क हो रहे हैं। पहले जो आप वर्क डन कर रहे हैं, जो कर रहा है वो स्प्रिंग के अंदर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्प्रिंग के अंदर स्टोर है। जब तक ये स्प्रिंग कंप्रेस रहेगी ये एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर रहेगी। कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। और जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ेंगे या रिलीज करेंगे, तो जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर थी वो ब्लॉक की एनर्जी बन जाएगी, विच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरीके का जो काम है, जैसे स्प्रिंग का यहाँ काम क्या था? एनर्जी को होल्ड करना। कौन सी एनर्जी को होल्ड करना? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को होल्ड करना। कुछ इसी तरीके का काम जो है वो कैपेसिटर का है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। हम जब कैपेसिटर को या कंडेंसर को बैटरी से चार्ज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो चार्ज है वो कंडेंसर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो मान लीजिए मैं एक काम ये करता हूं कि एक ये मैंने प्लेट्स ले ली फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया वी वोल्ट की। तो यहां से चार्ज फ्लो होगा, तो इस प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज। ओके, ये आपका मान लीजिए
तो ये प्लस क्यू आ गया, ये माइनस क्यू, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब इसकी वजह से होगा क्या कि इस प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। और ये आप जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस कैपेसिटर को या इस डिवाइस को, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको आप एक एज अ कंप्रेस स्प्रिंग मान सकते हो। यानी कि जब आपने इस डिवाइस को चार्ज कर दिया बैटरी से, तो इसके ऊपर आ गया चार्ज, और इसके अंदर फील्ड एग्जिस्ट हो गई, ये फील्ड इसके अंदर आ गई। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक एनर्जी स्टोर हो गई, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। जैसे स्प्रिंग के केस में क्या था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी स्टोर हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी स्टोर हुई उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी इस डिवाइस के अंदर या कैपेसिटर के अंदर स्टोर रहेगी, और जब हम इसको सर्किट में लगाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां पे ये एनर्जी यूज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है स्प्रिंग से, आप बिल्कुल इसको रिलेट करो। ओके। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। तो हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर ले लिया, उसके पास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, और उस पर हमने चार्ज दे दिया, तो उसका अपना कैपेसिटेंस क्या होगा। ये जो कंडक्टर है वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल हम जो कंसीडर करेंगे वो स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करेंगे। उसका रीजन ये है कि हम इसका पोटेंशियल पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं। तो ये एक सॉलिड कंडक्टर है, आपने इसको क्यू चार्ज दिया, तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे आ जाएगा, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, वो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके। तो अगर आप इसको अरेंज करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें, आप ये लिख सकते हैं कि Q को आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी। ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, आप देख सकते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कांस्टेंट साइज ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है या रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्फीयर, साइज ऑफ द स्फीयर जो हमने स्फीयर लिया है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और ये जो कांस्टेंट टर्म आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इस पूरे रिलेशन को मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू C। ठीक है, C इज द जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके। यहां से आपके दिमाग में एक चीज ये आएगी कि C को ऐसे भी लिखा जा सकता है Q बाई V। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि Q और V पे डिपेंड करता है, तो आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नोट करके लिखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस
of a conductor does not depend on Q and V. It depends on shape and size of the conductor. It depends on शेप कैसा है उसका और साइज क्या है एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा आप याद रखेंगे कि सी जो है वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। मान लीजिए आप क्यू बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्यू बाई वी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो ये अभी आपने ये स्फीयर देखा, रेडियस देखा, आपने इस पे क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस स्फीयर की रेडियस बढ़ा दें, आप एक ऐसा स्फीयर ले लें जो इससे बड़ी रेडियस का है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे हमने एक बड़ा स्फीयर कंसीडर किया जिसकी रेडियस बी है, विच इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द प्रीवियस स्फीयर। तो अब क्या है कि आप इसकी सरफेस पे ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हैं, यानी कि पिछले स्फीयर के मुकाबले इस स्फीयर की एबिलिटी ज्यादा है चार्ज को होल्ड करने की, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। इसलिए इस स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो पिछले से ज्यादा होगा, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। देखो इसका पोटेंशियल अगर हम लिखते हैं तो इसका पोटेंशियल होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा रेडियस इसका आएगा 4 पाई, ठीक है। ये हो गया। तो आप इसको अरेंज करिए, तो Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू वी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए ये साइज यानी कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, बी है रेडियस तो ये चीज ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इज ग्रेटर देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि बी ग्रेटर है ए से। तो ये जो बड़ा स्फीयर है इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैपेसिटेंस ऑफ प्रीवियस स्फीयर जिसका रेडियस कम है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो एक्सप्रेशन टू सी वी, ओके, उसमें जो सी है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर पे डिपेंड करता है, वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से लिख सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू सी वी हो गया, ओके। तो यहाँ से हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सी को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो सी डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज इन वी, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी जो हमने स्फीयर्स लिए वो सॉलिड स्फीयर, वो शेल भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चार्ज तो शेल को भी दे सकते हैं, तो एक शेल के लिए भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम शेल कंसीडर करते हैं तो ये रेडियस ए का शेल हो गया, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल आप इसके ऊपर चार्ज दे दीजिए। हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया। तो इसका जो हम पोटेंशियल लिखेंगे V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, ओके। जो कि सेम है जो कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का था, क्योंकि जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है वो शेल की तरह ही बिहेव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाता है।
तो वो शेल ही है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो नो डाउट स्फीयर का लिया है, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप के कंडक्टर हो सकते हैं। ओके, अब चलिए इसमें कुछ ग्राफ्स बना। तो जो हमारा पहला ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन क्यू दैट इज चार्ज एंड पोटेंशियल। वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, एम स्लोप हो गया इसका। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए ये y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस पे हम q शो किया और इस पे v शो किया। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये थीटा हो गया। तो टेन थीटा इसका स्लोप हो गया m। अब ये स्लोप किसके बराबर होगा? वी नो दैट इज इक्वल टू सी वी। तो c हमारे पास हो गया q अपॉन v। तो ये हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x जो भी स्लोप है, तो ये हमारा स्लोप जो है वो c के बराबर हो जाएगा इस केस में। मान लीजिए अगर हमें इसकी एक्सिस इंटरचेंज कर दो इसी सिचुएशन में, यानी कि जिस एक्सिस पे मैंने q शो किया है उस पे v शो कर दो, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो यहाँ पे भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट यहाँ पे हम q शो कर रहे हैं और यहाँ पे v शो कर रहे हैं थीटा। तो इस केस में जो स्लोप होगा टेन थीटा वो बेसिकली वन बाई सी के बराबर हो जाएगा। ओके, इंटरचेंज हो जाएगा स्लोप। चलिए अब दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा स्लोप, ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। लेकिन जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q एंड V। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज, ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अब आप सोचिए इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम कैपेसिटेंस शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे चार्ज शो कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू चार्ज एक्सिस जिस पर हमने चार्ज शो किया है। आप चार्ज कुछ भी दे उसके ऊपर, आप उसको थोड़ा चार्ज दें या आप उसको फुली चार्ज कर लें, जो उसका कैपेसिटेंस है वो वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट ग्राफ करते हैं हम। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल V एंड कैपेसिटेंस C। तो अगेन हम रिलेशन यूज करेंगे Q इज इक्वल टू सी वी। ओके, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो आपको लग रहा होगा C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, बट ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो C है वो किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो y एक्सिस पर हमने कैपेसिटेंस ले लिया, x एक्सिस पर पोटेंशियल ले लिया। अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आइसोलेटेड जो कंडेंसर होता है या कैपेसिटर होता है उस कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वी डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर as the charge required to rise the electric potential by 1 volt। तो देखिए Q इज इक्वल टू सी वी है, तो C को हम लिख सकते हैं Q अपॉन V।
तो जो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है वो होती है फेरेड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 फेरेड। ओके, नाउ वी कैन राइट डाउन फॉर चार्ज 1 कूलम, इट इज 1 कूलम, और पोटेंशियल 1 वोल्ट। तो मैं लिख सकता हूं कि जो 1 फेरेड है वो बेसिकली 1 कूलम पर वोल्ट है। ओके, अब ये जो यूनिट है 1 फेरेड, ये काफी बड़ी यूनिट है, इसको अभी हम एक कैलकुलेशन से समझेंगे। तो इन प्रैक्टिकली हम जो यूनिट यूज करते हैं वो कुछ स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। तो इन प्रैक्टिस द फॉलोइंग स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर यूज्ड। ठीक है, वो क्या क्या है? जैसे 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो के लिए हम क्या यूज करेंगे? 10⁻⁻⁶ फेरेड। ओके, इसी तरीके से 1 पिकोफेरेड। तो इसके लिए यूज करेंगे 10⁻⁻12 फेरेड। ओके, तो प्रैक्टिकली ये यूनिट यूज की जाती है। अब चलिए ये देखते हैं कि जो 1 फेरेड है वो बड़ी यूनिट क्यों है, हम ये यूनिट यूज नहीं करते, हम स्मॉलर यूनिट क्यों यूज करते हैं। तो 1 फेरेड जो है वो बड़ी यूनिट है, उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट, अर्थ एक स्फीयर है, ओके, और वो कंडक्टिंग भी है। तो हमने कहा कि अर्थ, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये अर्थ है, ठीक है, इसको हमने, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। हमने इसको Q इज इक्वल टू CV लिखा, C को लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे मत लिखिए, आप इसका पोटेंशियल लिखिए, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो हम इसका पोटेंशियल लिखते हैं, अर्थ की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा। तो V इज इक्वल टू Q/4πε0 कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो R जो है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, जैसा कि हम स्फीयर के केस में लिख रहे थे, R इंटू V। इसको कंपेयर कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV से। तो जो अर्थ का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ जो आएगा आपके पास, वो आएगा C इज इक्वल टू 4πε0 R। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1/4πε0 जो है वो 9 × 10⁻⁹ होगा। तो ये जो C की वैल्यू आएगी ये आएगी 9 × 1 इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना गिवन है अर्थ का, 6.4 × 10⁻⁶मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो आ रहा है 711 माइक्रोफेरेड। अब आप देखिए, अर्थ का कैपेसिटेंस भी जो है वो माइक्रोफेरेड में आ रहा है, जबकि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा कंडक्टर है, आप उसमें बहुत ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको 1 फेरेड का कैपेसिटर चाहिए तो आपको अर्थ से भी काफी बड़ा एक स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा और उसको चार्ज करना पड़ेगा, तब आपका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरेड के बराबर हो पाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 फेरेड है, 1 फेरेड जो है वो एक बड़ी यूनिट है और वो प्रैक्टिकली यूज नहीं की जा सकती। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore we can say that Farad
is a big unit, is a big unit. Okay, thus no body in the universe, in the universe can have a capacitance, can have a capacitance of 1 farad. Okay, तो अभी जो हमने कैपेसिटेंस पढ़ा वो आइसोलेटेड कंडक्टर का था। अभी हम सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स का पढ़ेंगे। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, हमने ये दो कंडक्टर ले लिए, ये भी हमारा कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कंडक्टर। इस कंडक्टर्स को हमें चार्ज करना है तो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। तो बैटरी से कनेक्ट किया तो जो निगेटिव टर्मिनल है उससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और वो जो निगेटिव चार्ज की वैल्यू है हम -q ले लेते हैं, -q, और इसके ऊपर जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जब निगेटिव चार्ज इस पर आएगा तो इसके सामने वाली फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, इंड्यूस चार्ज। अब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से, और इस फील्ड लाइंस की यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने आर्बिट्री शेप के कंडक्टर लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कैपेसिटर है वो किसी भी शेप का हो सकता है। वो बात अलग है कि हम कुछ स्पेसिफिक शेप्स के कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल जो है वो कैपेसिटर जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है। चलिए इसको हम और बेटर समझते हैं स्फेरिकल कंडक्टर्स लेके, या स्फेरिकल कैपेसिटर लेके, क्योंकि वो टॉपिक हम पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं, उसका पोटेंशियल वगैरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टडी कर चुके हैं। तो बेटर है कि हम जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो स्फीयर को कंसीडर करके करें। ओके, तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे दो कॉन्सेंट्रिक हमने कंडक्टिंग शेल्स ले ली। तो एक शेल कंडक्टिंग शेल रेडियस ए की है, दूसरी रेडियस बी की है। अब इनको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हमने ए वाली जो अंदर वाली शेल है रेडियस ए की, उसको एक वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, ठीक है, और जो आउटर शेल है जो रेडियस बी की है उसको भी एक वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से इसके ऊपर मूव करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और अंदर वाली शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये तो हमारा जो पोटेंशियल है बैटरी का V है। ओके, और ये जो हमारी है ये कंडक्टिंग शेल्स है, ये कंडक्टिंग शेल्स। ठीक है, तो अब हम सिंपल बात करते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में की थी। मैं सिर्फ ये सिंपल बात करता हूँ कि भाई ए और बी पर पोटेंशियल्स क्या होंगे। कैपेसिटेंस हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। हम अपनी बात जो हमारी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है उससे स्टार्ट करते हैं कि ए और बी पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। पॉइंट ए जो है वो अंदर वाला जो छोटा वाला शेल है उस पर लाई कर रहा है, उसकी सरफेस पे जो है वो जो बड़ा शेल है बी रेडियस का उस पर लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वी ए, तो एक तो सरफेस चार्ज की वजह से होगा, वो होगा पॉजिटिव क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्योंकि ए पॉइंट जो है वो बड़े वाले शेल के अंदर भी लाई करता है, और जो बड़ा वाला शेल है वो एक इक्विपोटेंशियल
वॉल्यूम है, तो जो पोटेंशियल बड़े वाले शेल की सरफेस पे होगा वो पोटेंशियल ए पर भी होगा, एंड दैट विल बी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। वाई माइनस? क्योंकि निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी हम निकाल लेते हैं। तो बी पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्यू अपॉन माइनस क्यू, उसकी सरफेस की वजह से होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और जो अंदर वाला शेल है वो भी बी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, उसका चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यू, और वो सेंटर से, ये जो बी पॉइंट है वो सेंटर से बी दूरी पर है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलिए अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं अंदर वाला शेल है हायर पोटेंशियल पे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, विच इज वी ए माइनस, और इसको वी भी लिख सकते हैं, हमने वी निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू होगी क्यू अपॉन पॉजिटिव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये तो ए का पोटेंशियल हो गया, माइनस बी का पोटेंशियल लिखते हैं, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है, ओपन करिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस माइनस 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 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इस इक्वेशन को आप सिंपली क्या करिए, Q इज इक्वल टू सीवी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको Q इज इक्वल टू सीवी के फॉर्मेट में। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा ए और बी, इस तरीके से। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करिए, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लीजिए, b माइनस ए अपॉन ए बी। अब जरा कन्वर्ट करो इसको q इज इक्वल टू सीवी में, तो q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू वी। और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए q इज इक्वल टू सीवी से, तो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, जो हमने अभी सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, और वो कैसे कंसिडर है स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा आपके पास, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए। ठीक है, क्लियर है। अब इसी से हम जो आइसोलेटेड कैपेसिटर पढ़ा था, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, उसका भी कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं इसी से। मान लीजिए जो बाहर वाला शेल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका रेडियस काफी बड़ा हो गया बी, तो हम लिख सकते हैं बी टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। और जब वो इंफिनिटी पे चला गया तो कैपेसिटेंस ऑफ
आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो बाहर वाला जो स्फेयर है वो बहुत बड़ा हो गया, बी जो है वो इंफिनिटी, यानी कि उसका रेडियस इंफिनिटी हो गया, तो बी टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, यहां से आप बी कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 - a/b, बी से बी कैंसिल हो गया। अगर b टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो a/b टेंडिंग टू 0, और 1 - ab जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है या शेल है रेडियस a का, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आइसोलेटेड कंडक्टर्स चार्ज होल्ड कर सकते हैं, वो एज अ कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन या सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स क्यों चाहिए? तो इसको कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो मान लीजिए ये मैंने इसके ऊपर चार्ज स्टोर करा दिया, ठीक है। अब हमने इससे बड़ा जो है वो स्फीयर कंसीडर किया, तो इस पे हम और चार्ज को होल्ड करा सकते हैं, सादे चार्ज को होल्ड करा सकते हैं सेम पोटेंशियल पे। तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो क्योंकि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है बी रेडियस का, वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है एज कंपेयर टू द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ए, तो जो बड़ी वाली स्फेरिकल शेल है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ओके, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है, सिर्फ आइसोलेटेड से काम क्यों नहीं चल जाता। ठीक है, कॉम्बिनेशन में बेसिकली द चार्ज होल्डिंग एबिलिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आइसोलेटेड कंडक्टर। समझते हैं इसको कि जो आइसोलेटेड कंडक्टर होते हैं उसके मुकाबले जो कॉम्बिनेशन की चार्ज होल्डिंग एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए उनका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड कंडक्टर। तो जैसा कि हमने शुरू में डायग्राम लिया था, मान लीजिए हम दो कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं आर्बिट्री शेप का, ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, ठीक है। 1 और 2 ये बैटरी से कनेक्टेड है, निगेटिव पॉजिटिव, ओके। इनके ऊपर चार्ज हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्यू, इसकी सरफेस पे, और इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -Q। तो जब इनको हम और नजदीक लेके आएंगे तो इनके बीच का पोटेंशियल घट जाएगा, तो बैटरी जो है वो अपना पोटेंशियल मेंटेन रखेगी, इसलिए बैटरी जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से फ्लो होके इन कंडक्टर्स के ऊपर चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे मैं इनको नजदीक लाऊंगा दो कंडक्टर्स को, तो इन पे चार्ज बढ़ता चला जाएगा सेम पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अब ये पहले से ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा और इसका कैपेसिटेंस पहले से रहेगा, ओके।